तो बच्चों कल अपन ने संधि प्रकरण पढ़ा था, उसके अंतर्गत स्वर संधि पढ़ी थी। केवल स्वर संधि के भेद, स्वर संधि की परिभाषा ये अपन लोगों ने जाना था, लेकिन स्वर संधि जान लेने से काम नहीं चलता। स्वर संधि के जो भेद हैं उनका ज्ञान होना अत्यावश्यक है। तो कल अपन लोगों ने पढ़ा था स्वर संधि के भेद, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो स्वर संधि सब लोग समझ गए होंगे कि जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होता है तब स्वर संधि होती है। स्वर का भी ज्ञान कराया गया आप लोगों को कि स्वर कौन कौन से कहलाते हैं। आ से लेकर के औ तक ये स्वर वर्ण है। संस्कृत में री और री ये भी स्वर वर्ण में सम्मिलित होते हैं। तो स्वर संधि में स्वर वर्ण का प्रयोग होता है अथवा स्वर वर्ण का परिवर्तन होता है, तब स्वर संधि होती है। तो कल अपन लोगों ने ये परिभाषा पढ़ी थी। अब आज अपन लोग स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। तो कल मैंने बताया था आप लोगों को स्वर संधि के भेद 6 होते हैं। स्वर संधि के भेद स्वर संधि के भेद नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि, पांचवी है अयादि संधि, छठवीं है पूर्व रूप संधि। ये स्वर संधि के 6 प्रमुख भेद हैं। तो जब तक हमको स्वर संधि के भेद की परिभाषा, उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तब तक हम स्वर संधि के भेद नहीं समझ पाते। तो अब इसमें से सबसे पहला अपना भेद आता है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में अपन लोग पहले परिभाषा जानेंगे। ये दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा है जब आ, ई, उ, री के बाद क्रमशः आ, ई, उ, री ही आए तो दीर्घ स्वर संधि होती है। इसको मैं आप लोगों को लैखिक रूप में बता देता हूँ। ये तो मौखिक परिभाषा रही। ये अब देखिए स्वर, इनका अलग अलग विवरण है। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसकी परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया। जब आ, ई, उ, री के बाद क्रमशः
क्रमशः आ ई उ री आए ओ दीर्घ स्वर हो जाता है तब दीर्घ स्वर संधि होती है। ये इसकी परिभाषा है। जब आ ई उ री के बाद क्रमशः आ ई उ री ही आए तो दीर्घ स्वर हो जाता है, अर्थात दीर्घ स्वर संधि होती है। अब इसकी खास विशेषता देखेंगे, इसमें क्रमशः लिखा हुआ है। क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रमशः का मतलब ये होता है यानी आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ और री के बाद री ही आए तो दीर्घ स्वर संधि होती है। इनके जानकारी के लिए अपन को ये ध्यान रखना है, जैसे इसमें कई सूत्र बनते हैं, दीर्घ स्वर संधि में कई सूत्र भी बनते हैं, जिनमें देखिए पहला सूत्र इसमें बनता है आ धन आ बराबर बड़ा। दीर्घ स्वर का मतलब बड़ा आ हो जाना चाहिए, और ई प्लस ई बराबर, लेकिन इसमें कई स्थितियां बनती हैं। यहाँ भी आ हो सकता है, यहाँ दीर्घ आ हो सकता है, तब भी दीर्घ स्वर होगा, या इधर दीर्घ आ हो, इधर ह्रस्व आ हो, तब भी दीर्घ आ ही होता है। अगर इधर दीर्घ आ हो और इधर दीर्घ आ हो तो भी दीर्घ आ होता है। ये चार स्थितियां आवर्ण की होती हैं, लेकिन अपन को ये ध्यान रखना है कि कहीं भी हो, इधर दीर्घ हो सकता है, इधर ह्रस्व हो सकता है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, इधर दीर्घ और इधर भी दीर्घ हो सकता है, इधर ह्रस्व इधर भी दीर्घ हो सकता है, दोनों ह्रस्व भी हो सकते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, इधर भी छोटा, इधर भी छोटा, इधर छोटा, इधर बड़ा, इधर बड़ा, इधर छोटा। हर परिस्थिति में नियम ये हुआ आ के बाद आ होना चाहिए, तो दीर्घ स्वर संधि होती है। पहला सूत्र तो ये हुआ। इसी का दूसरा सूत्र देखिए, दूसरा सूत्र होता है ई के बाद ई, और ई के बाद ये ई बराबर दीर्घ, और इधर भी दीर्घ ई के बाद में ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, और इधर भी दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई बराबर ई। इस प्रकार ये ई की स्थिति भी होती है। इसके विचार सूत्र बनते हैं, लेकिन इन तीनों का, चारों का मतलब केवल ये है कि आ के ई के बाद में ई ही होना चाहिए, ई के बाद ई होना चाहिए। और चाहे वो इधर छोटी, इधर भी छोटी हो सकती है, इधर छोटी ई, इधर बड़ी ई हो सकती है, बराबर बड़ी ई होती है, इधर बड़ी ई हो सकती है, इधर छोटी ई हो सकती है, बराबर बड़ी ई हो जाएगी, इधर भी ई बड़ी है, इधर भी बड़ी है, बराबर बड़ी हो जाएगी। अर्थात चारों स्थितियों में ई जो होगी, अर्थात ई के बाद ई होना चाहिए। दो सूत्र तो ये बनते हैं। तीसरा सूत्र इसका देखेंगे, तीसरा सूत्र है उ प्लस उ बराबर बड़ा। इसको दीर्घ उ भी बोलते हैं, बड़ा उ भी बोलते हैं। और इधर छोटा उ और इधर बड़ा उ बराबर बड़ा उ, इधर बड़ा उ बराबर
छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, इधर बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ बराबर बड़ा। ये ऊ की भी 4 स्थितियां बनती हैं। ये तीसरा नियम है, लेकिन नियम वही लागू होता है कि इधर छोटा ऊ हो सकता है, इधर भी छोटा ऊ हो सकता है, बराबर बड़ा ऊ, इधर छोटा ऊ, इधर बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, इधर बड़ा ऊ फिर छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, इधर बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये 4 स्थितियां ऊ में भी होती हैं, लेकिन नियम यही है कि ऊ के बाद ऊ होना चाहिए। चौथी स्थिति इसकी है री के बाद री बराबर। ये आप लोग भ्रमित नहीं होंगे, याद रखेंगे ये छोटी ई कहलाती है, ये सी ई है, इसको ह्रस्व ई बोलते हैं, और ये भी छोटी ई है, और इसको बड़ी है दीर्घ री बोलते हैं। इसमें देखिए डबल मात्रा लगी हुई है, इसमें सिंगल मात्रा है। ये छोटी री कहलाती है और ये बड़ी री कहलाती है। तो पहली स्थिति ये हो गई, ई के बाद री बराबर बड़ी री। फिर यहाँ हो सकता है छोटी री के बाद में बड़ी री हो, तो बराबर बड़ी री होगी, और इधर बड़ी भी हो, इधर छोटी भी हो, तब भी बड़ी भी होगी, या इधर बड़ी भी और इधर बड़ी भी हो तो भी यहाँ बड़ी भी होगी। 4 स्थितियां इसकी भी होती हैं। तो ध्यान ये रखना है कि री के बाद री होनी चाहिए, चाहे इधर बड़ी आ जाए, चाहे इधर छोटी आ जाए, चाहे इधर बड़ी आ जाए, चाहे इधर बड़ी आए, चाहे इधर छोटी आए, चाहे इधर बड़ी, चाहे इधर बड़ी, बराबर बड़ी भी होती है। दीर्घ मन होता है बड़ा, बड़ा स्वर हो जाए। तो दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ह्रस्व स्वर होते हैं छोटा, छोटी, छोटा ऊ, छोटी री सी, इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे एक थोड़ा सा संकेत आप लोग समझ लें, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, तब आपको जल्दी समझ में आएगी। दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी हासिल कर लें। जैसे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर होते हैं आ, ई, ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर है। ऐसी में दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी वी, ये दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर होता है। अब ये चारों जो सूत्र अपन ने पढ़ा, इन चारों सूत्रों को मिलाकर के एक सूत्र पर विशेष आपको ध्यान देना है। एक सूत्र ध्यान दीजिए, चारों मिलाकर के मैं एक सूत्र बना देता हूँ, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र, ये दीर्घ स्वर संधि का सूत्र चारों मिलाकर के, 4 हमने अलग अलग बताए, चारों को मिलाकर के एक सूत्र बन जाएगा। एक सूत्र सब लोग याद रखेंगे तो कभी भी संधि आपसे नहीं भूलेगी। यानी आ बराबर बड़ी,
ऊ बड़ा ऊ री री बराबर बड़ी री तो इस प्रकार ये चारों सूत्रों को मिलाकर के हमें एक सूत्र बना दिया। इस सूत्र को जिस भैया बहन को कभी भी संधि नहीं भूलेगी, तो ये सूत्र ध्यान रखना है। नियम क्या मिला अपन को? मैंने आ के बाद आ होना चाहिए, छोटा आ हो या बड़ा हो, इसकी छूट हमारे संस्कृत में। ई के बाद में ई होनी चाहिए, ये मैंने अलग अलग करके भी बताया आपको। चाहे इधर बड़ी आ जाए चाहे इधर बड़ी आ जाए, इसकी छूट है। लेकिन ई के बाद में ई होना चाहिए, ऊ के बाद में ऊ होना चाहिए, री के बाद में री होना चाहिए। तो दीर्घ स्वर संधि होती है। ये मैंने आपको केवल सूत्र बताया। अब आप इसको उदाहरण से समझेंगे। कल मैंने आपको संधि पहचानने का तरीका बताया था कि संधि कैसे जान जाए कि कौन सी संधि है, याद होगा? तो उसको उदाहरण से सुनेंगे। मैं ये आपकी परिभाषा हटा रहा हूँ, आप लोगों ने लिख दिया होगा। अब उदाहरण देखिए उदाहरण कैसे हम संधि जान जाए। ये दीर्घ स्वर संधि है। जैसे विद्यालय, तो आप सब लोगों से तो मालूम है इसकी विद्यालय, तो इसका संधि विच्छेद हो गया विद्या धन आलय। ये देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हुआ? विद्याधन आलय। अब इसको हम कैसे जान जाए? ये दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि, कौन सी संधि है? तो आपको नियम बताया गया है कि संधि कैसे पहचानते हैं। तो देखिए कल मैंने बताया था कि धन का जो निशान लगा हुआ है, कि धन के निशान के पहले का एक वर्ण, धन के निशान का एक वर्ण अपन को पहचानना पड़ता है। पहचानने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि धन के पहले कौन सा वर्ण है? आ वर्ण। इसमें क्या में बड़ा आ मिला हुआ है, ये छुपा हुआ है इसमें, ये आ अधन आ। तो ये आ के बाद में आ गया, आ वर्ण के बाद में आ वर्ण आ गया। इसको अपन समान वर्ण भी कहते हैं। एक परिभाषा और भी है दीर्घ स्वर संधि की कि जब समान वर्ण हो तो दीर्घ स्वर संधि होती है। तो इसको समान वर्ण माने जो वर्ण धन के पहले हो वही वर्ण धन के बाद में हो, तो उसको समान वर्ण कहते हैं। तो ये आ के बाद में आ गया, इससे सिद्ध हो गया कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण गिरीशा, इसका विच्छेद गिरी धन ईसा। अब वही ऊपर वाला जो नियम मैंने बताया वही नियम यहाँ भी लागू हो जाएगा। बस थोड़ा सा काम करना होगा आप लोगों को कि धन के पहले कौन सा वर्ण है? ई। अब देखिए धन के पहले ई वर्ण, धन के बाद में ई वर्ण, अर्थात दोनों तरफ ई स्वर आ गया। इससे सिद्ध हो गया ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण है भानु दया का विच्छेद हो गया
भानु धन उदया। यहाँ भी जांच कीजिए, धन के पहले धन के पहले कौन सा वर्ण आया? उ वर्ण आया, तो आप यहाँ लिख लीजिए। धन के बाद में यानी कि कौन सा वर्ण आया? ये उ वर्ण आ गया। ये दोनों मिलकर के बड़ा उ बन जाएंगे, तो ये भी समान स्वर कहलाएगा। समान दोनों तरफ एक ही वर्ण है, इसलिए ये भी उदाहरण दीर्घ स्वर संधि का हो गया। देखिए, उ के बाद उ, ई के बाद ई और आ के बाद आ। अब एक री के बाद में री का चौथा उदाहरण है। देखिए, चौथा उदाहरण है पितृ धन ऋण। पितृ धन ऋण। अब यहां भी जांच कर लें, धन के पहले कौन सा वर्ण है? री वर्ण। जो री है, री में री छोटी री है, और बाद में भी ये देखिए, धन के पहले री, धन के बाद में री, अर्थात दोनों तरफ समान स्वर है। और समान स्वर होने के कारण ये दोनों मिलकर के बड़ी री बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पितृणम, ये बन जाएगा। या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ढंग से धन ऋण। तो यहाँ धन के पहले भी, धन के बाद में भी री, अर्थात ये भी सिद्ध हुआ। ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण सारे उदाहरण कैसे जान जाएंगे कि दीर्घ स्वर संधि उदाहरण है? आ के बाद